नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस शो के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि आप तक कोरोना से जुड़ी हुई सटीक और सही जानकारी हम पहुंचा सकें। साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ते हैं आपको राय देने के लिए कोरोना से जुड़ी हुई। तो आज शो की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे नए कोरोना वेरिएंट के बारे में। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी वेव के तेजी से जो मामले बढ़े, इसके पीछे वजह कोरोना के नए वेरिएंट को भी माना जा रहा है। और ये नया वेरिएंट B16172 यूके में भी पाया गया, जिसके बाद से वहां भी नए मामलों की रफ्तार में तेजी देखी गई। इस पर यूके में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वेरिएंट फैलता तेजी से है, लेकिन लोगों पर असर पुराने वेरिएंट जितना ही करता है, यानी गंभीर मामलों में ज्यादा फर्क वहां पर नहीं देखा गया है। लेकिन फैलाव जरूर इस वेरिएंट का तेज है। ये ज्यादा तेज रफ्तार से संक्रमण जो है इस वेरिएंट का फैलता है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर राजीव जयदेवन हैं, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर सनराइज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कोची से। डॉक्टर राजीव, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि यूके में जो ये स्टडी आई है, इससे हमें क्या सीखने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है? ये बहुत अजीब सवाल है और मैं हमारे व्यूवर्स के लिए ये B1617 क्या है उसके बारे में कुछ बताता हूं। हम बार बार सुनते हैं कि वेरिएंट अलग अलग तरीके से वायरस पहले वाले वायरस से फर्क हो गया है, ऐसे म्यूटेशन हो गया है, इसे कहते हैं वेरिएंट कहते हैं। और दुनिया में बहुत तरीके के वेरिएंट हैं और वेरिएंट के पैदा होना तो बिल्कुल नॉर्मल है, वायरस के लाइफ साइकिल में, लाइफ हिस्ट्री में नॉर्मल है। और इसमें से हमारे देश में एक वेरिएंट को आइसोलेट किया, उसका नाम है B1617 और इसे इंडिया वेरिएंट कहलाते हैं। लेकिन वो रूड बिहेवियर है, क्योंकि हम एक देश के नाम ये वेरिएंट के साथ हम ऐसे नहीं इस्तेमाल करने का है। लेकिन फॉर ईज ऑफ डिस्कशन वी कैन यूज इट, फॉर पोलाइटनेस सेक, फॉर ईज ऑफ डिस्कशन वी कैन यूज इट। और इंडिया वेरिएंट का नाम है B1.617 और ये B1617 इट इज नॉट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये बहुत सारे देशों में अभी फैले हुए हैं। और जैसे हमारे देश में इसके स्टडीज हो रहा है और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का एक बहुत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनके बारे में लगातार रिसर्च करने जा रहे हैं। और उसके पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से लगातार हमें पब्लिकेशंस मिल रहा है। और ये लेटेस्ट पब्लिकेशन जो है उसमें ये पब्लिकेशन में उन्होंने पब्लिश किया है कि ये इंडियन वेरिएंट जो ब्रिटेन में है, उससे डेथ, ये हॉस्पिटलाइजेशन का रेट, जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ये पहले वाले ओरिजिनल वेरिएंट से कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि अगर नए वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, अगर इफ इट वाज मोर डेंजरस और इफ इट वाज मोर विरुलेंट, देन मोर पीपल वुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। क्योंकि ये ब्रिटिश डेटा अभी जब तो डेटा तो है वो शायद 3000 लोगों की डेटा है, तो बहुत अच्छा डेटा है। 3000 शायद 28,000 B16172 का डेटा है, उन्होंने रिलीज किया है। उन्होंने कहा कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट सिर्फ 1.1% है, क्योंकि 1 आउट ऑफ 100। और यही हॉस्पिटलाइजेशन रेट था पहले वाले वेरिएंट का, वो जिसे 614G कहते हैं हम, क्योंकि हम तो कहते हैं ओरिजिनल वायरस और ये नया वायरस। इन अदर वर्ड्स, ओरिजिनल और नया वायरस के नंबर्स में कुछ फर्क नहीं है। फर्क जिसमें है वो है सेकेंडरी अटैक रेट में। उसका मतलब यह है कि ये अगर मुझे एक वायरस आ गया तो मैं कितने लोगों को ये वायरस दे सकता हूं और कितने टाइम पर। और ये नए वेरिएंट का स्प्रेडेबिलिटी और फैलने का स्पीड तो ज्यादा है, बहुत पहले से ज्यादा है, और वही उन्होंने ही पब्लिश किया है, इसी रिपोर्ट में है। तो सेकेंडरी अटैक रेट इज हायर, उसका मतलब है कि इट स्प्रेड्स फास्टर इन द कम्युनिटी, एंड दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई in our country the virus is spreading faster than before. Now in one house more people are getting infected compared to last year when less people were getting infected in each house.
लेकिन डॉक्टर राजीव, एक सवाल ये भी है कि यूके में ट्रांसमिशन ज्यादा है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत वहां पर नहीं पड़ रही है, तो फिर हमारे देश में ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और बीमारी गंभीर हुई है? क्या ये फर्क वैक्सीनेशन की वजह से है, आप मानते हैं? अच्छा, ये तीनों अलग सब्जेक्ट हैं, एक एक करके हम देखेंगे। और पहले तो हम वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। वैक्सीनेशन हमारे देश में बहुत लोग हैं और पॉपुलेशन इज वेरी बिग, और वैक्सीनेशन रेट इज वेरी हाई, बट और पॉपुलेशन इज वेरी हाई, सो वी नीड टू इंक्रीज वैक्सीनेशन रेट। सो जैसे इंग्लैंड के कंपैरिजन में हमारे परसेंटेज वैक्सीनेशन बहुत कम है, और ये शायद बट मे बी इट विल इंक्रीज आफ्टर सम टाइम। नाउ England has vaccinated most of their people, so therefore इसकी वजह से उन्हें ये स्टडीज रिलीज किया है कि अगर वैक्सीनेटेड लोगों में ये वेरिएंट कैसे परफॉर्म करता है। उसमें से preliminary data, early data has been released, so it's not so bad. Vaccines actually protecting, it's not so bad, especially 2 doses, because if you take 2 doses to get full protection from vaccine, you need 2 doses. और जिन लोगों ने ब्रिटेन में 2 डोज लिए हैं, वो ब्रिटेन में 2 वैक्सीन हैं। वो एक तो है एस्ट्राजेनेका, हमारे कोविशील्ड का ब्रिटिश वर्जन, और दूसरी वैक्सीन है फाइजर। ये दोनों वैक्सीन ब्रिटेन में इस्तेमाल करते हैं, और ये वैक्सीन की वजह से with 2 doses, over 80% protection they're getting from this variant, which is very good information. But again, it's very early information. When you look at small numbers, we need to really look at long-term numbers, but it's still very encouraging. More than 80% protection from both vaccines, 2 doses. 1 doses, it is too early to say. And also, more important, hospitalization rate. We don't have a hospitalization rate for vaccination yet from England in this field data. But what I told you is symptomatic infection. जिन लोगों को diagnosis करता है, इसमें फर्क है जिन लोगों को डायग्नोस करते हैं और जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज करते हैं। वो दोनों अलग अलग बात है। हॉस्पिटलाइज उन्हें करते हैं जिन्हें सीरियस या सिवियर डिजीज होते हैं, उनका डेटा अभी तक मिला नहीं है। लेकिन हमारा और होप यह है कि वैक्सीन से हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंडिया में वो वैक्सीनेशन का रेट और क्या परसेंटेज क्योंकि अभी तक कम है, इसलिए शायद हमारे वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन उतनी जितना ब्रिटेन को मिला उतना इंडिया को अभी तक नहीं मिला है। वही वैक्सीनेशन की बात है। चलिए, तो बात हुई नए वेरिएंट की और इस पर वैक्सीन का कितना असर हो रहा है इसके साथ ही थर्ड वेव को लेकर भी काफी सारी बातें हो रही हैं डॉक्टर साहब। दूसरी वेव के बाद अब थर्ड वेव को लेकर इतनी स्पेकुलेशन है, तो आप थर्ड वेव के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मानना यह है कि ये हम जो इंडिया में थर्ड वेव कहते हैं, तो इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। जैसे इतने सारे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में हम फैले हुए हैं, इसलिए एक रीजन कहलाते हैं। और फॉर अ होल कंट्री यू कांट कॉल इट ए थर्ड वेव, because this country can be divided into different geographical regions, because that is how the virus behaves. Virus doesn't know any national boundaries or state boundaries. So we can say that this virus will continue in our country, and the way it continues will be different from region to region. The virus is not going away. We made a mistake. Many people in India made a mistake कि हमें गलतफहमी हुई कि ये वायरस शायद हमारे देश में नहीं होगा। अगर आया तो पिछले साल में अगर वायरस आया तो आज ये 2021 में नहीं आएगा। ऐसे गलतफहमी बहुत लोगों को हुई, वो दूर करना है और हमें मानना है कि ये वायरस हमारे साथ ही रहेगा। और अगर हम उसे पसंद करें या नॉट, whether we like it or not, the virus is going to stay and it will behave in different wave patterns in different regions, because there is so much diversity in India, geographically, climate-wise, culture-wise, density-wise, rural, urban, travel. So we can't put India into a box. But definitely the virus is going to be here for the long term, and vaccination is the only answer in the long term. शुक्रिया डॉक्टर राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करते हैं आज की दूसरी गेस्ट का।
डॉक्टर दीप्ति गुरदासानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर लेक्चरर हैं क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में। डॉक्टर दीप्ति, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। हम बात कर रहे हैं इस नए वेरिएंट के बारे में, B1617 के बारे में। तो यूके का जो डेटा है इस नए वेरिएंट के बारे में, वो कहता है कि ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा तेजी से इसका होता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो हमें ये पता है कि ये जो नया वेरिएंट है ये पिछले वेरिएंट से ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा आसानी से फैलता है। तो हमने यूके में जैसे देखा है कि हमारे पिछले वेरिएंट से ये वेरिएंट 2 गुना ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। और अगर हम घरों में लोगों के कॉन्टैक्ट्स को देखेंगे तो इससे इन्फेक्शन का चांस 1.5 गुना ज़्यादा है पहले वेरिएंट से। हम ये भी देख रहे हैं कि ये वेरिएंट स्कूल्स में बच्चों में काफ़ी जल्दी फैल रहा है और उनसे जो ओल्डर एज ग्रुप्स हैं उनमें ज़्यादा आसानी से फैल रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स में, घरों में हम सावधान रखें और प्रिकॉशंस जो हैं फॉलो करें ताकि हम अपने आप को और दूसरे लोगों को सुरक्षित रखे रहें। अब क्योंकि नया वेरिएंट है तो लोगों के मन में सवाल भी होता है कि वैक्सीन इस पर कैसे काम करेंगी। तो अगर इस डेटा को हम देखें तो B1617 पर टीके के बारे में, एफिकेसी के बारे में ये क्या बताता है? तो अगर हम यहाँ यूके का रिसर्च देखेंगे, इससे ये पता चलता है कि 2 टीकों से इस वेरिएंट से काफ़ी अच्छी सुरक्षा मिलती है। तो अगर हम एस्ट्राजेनेका देखेंगे तो 60% प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है डिजीज से, मतलब कोविड होने से। ज़्यादा गंभीर रोग होने से इससे ज़्यादा सुरक्षा होगी, पर कितनी सुरक्षा है हमें अभी पता नहीं है। पर अगर आपको एक टीका रखा है तो इसका मतलब है कि वो लेवल सुरक्षा नहीं मिलेगी। सिर्फ 30% प्रोटेक्शन है या सुरक्षा है उस एक टीके से। सो इसका मतलब है कि वैक्सीन्स अच्छी सुरक्षा देंगी, पर 2 टीका लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने एक टीका लिखा हुआ है पर 2 टीका भी लगे हुए हैं, जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं वो आपको लगे रहें। तो मास्क लगे रहें, दूसरे लोगों से ना मिलें, घर के अंदर खिड़कियां दरवाजे खुले रखें, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है वो भी हवा से फैलता है पर ज़्यादा आसानी से फैलता है। डॉक्टर दीप्ति, हमने देखा कि क्योंकि फैलाव काफी ज्यादा तेज है इसका और तीसरी वेव की भी बात की जा रही है, इसमें बच्चों पर ज्यादा असर हो सकता है, ये सब बातें कही जा रही हैं। तो इस रिसर्च के हिसाब से आप बच्चों के लिहाज से इसमें क्या इनपुट्स देखते हैं? आपको लगता है कि स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए? तो यूके में हम ये देख रहे हैं कि जहां ये नया वेरिएंट फैल रहा है वहां सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हमारे बच्चों में हैं जो स्कूल में जाते हैं। उनमें इन्फेक्शन दूसरे लोगों से 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये वेरिएंट पहले स्कूलों में आ रहा है, बच्चों में फैल रहा है और फिर दूसरे लोगों में फैल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्कूल्स में सावधान रहें और बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित रखें। इसका मतलब है कि क्लासरूम्स में बच्चे कम होने चाहिए, एक दूसरे से दूर रहें, खिड़कियां और दरवाजे खुला रखना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को और टीचर्स को भी मास्क लगाने बहुत ज़रूरी हैं। ये सब प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें पता है कि ये वेरिएंट बहुत आसानी से फैलता है और अगर हम ये प्रिकॉशंस नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से ये स्कूल में फैलेगा और स्कूल से फिर घर में फैलेगा और हमारी कम्युनिटी में फैलेगा। अब क्योंकि ये नया वेरिएंट, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका फैलाव काफी तेज है। हमने देखा कि फैलाव को रोकने के लिए या रफ्तार को कम करने के लिए लॉकडाउन देश में कई जगह पर लगा है, लॉकडाउन लगाया गया है। अब क्योंकि मामले कम हो रहे हैं तो अनलॉक की बात भी की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में लॉकडाउन और टीकाकरण में ढील देने का सही तरीका क्या? तो हम देख रहे हैं कि वैक्सीन 2 टीके से सुरक्षा बहुत अच्छी है, पर ज़्यादा लोगों को टीका लगाने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है कि टीका लेना बहुत ज़रूरी है, पर
इस टाइम में ये अपने आप से इनफ नहीं है, तो हमें दूसरी चीजें करनी चाहिए जो मैं अभी आपको बता रही थी। हवा से फैलता है तो वो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो दूसरे लोगों को घर में नहीं मिलिए, दरवाजे खुले रखिए, हवा लगे रहिए और मास्क लगाए रखिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीन पर डिपेंड करेंगे, आप अकेले डिपेंड करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा और उस टाइम में हमें पता है ये वायरस बहुत जल्दी फैल सकता है। हमने इंडिया में ये देखा है। तो अगर हम वो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो ये फिर से फैलना शुरू करेगा, क्योंकि जो लेवल वैक्सीन या टीके लगे हुए हैं अभी इंडिया में वो काफ़ी नहीं है पूरी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको फिर बढ़ने से प्रिवेंट करें। इसका मतलब है हमको अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक। शुक्रिया डॉक्टर दीप्ति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो रिसर्च आपने देखी, इसके बाद भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम जो एहतियात हैं उसका ख्याल रखें। अगर वैक्सीन आप लगवा भी लेते हैं उसके बाद भी आपको पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कहीं पर भी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट से आप जानिए अपने भेजे सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद जुड़ गए हैं दिल्ली। डॉक्टर जुड़ गए हमारे साथ डॉक्टर अमित भूषण शर्मा, जो कि यूनिट हेड हैं और एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी पारस हॉस्पिटल के। डॉक्टर अमित, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। तो सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं और आनंद का सवाल लेते हैं दिल्ली से। मेरा नाम आनंद चौधरी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इम्यूनिटी बचाने के लिए इतनी गर्मी के मौसम में क्या खाना चाहिए जो कि शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाए। देखिए सर, इम्यूनिटी अभी बहुत जरूरी है कि इम्यूनिटी, आपने सही पूछा कि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। बेसिक रूल ऑफ थंब, पहले तो खाने के लिए जो कुछ नियम हैं जो हम कहते हैं, अवॉइड फास्टिंग, अवॉइड फीस्टिंग। 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए, चाहे आपको भूख लगे या ना लगे। पेट आपका हमेशा आधा पेट रखिए, गला सूखने नहीं दीजिए, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करिए, पानी पीते रहिए। पानी इसका मतलब नहीं कि आइस कोल्ड पानी पिए, ल्यूकवार्म पानी, गुनगुना पानी पीते रहिए और गला सूखने नहीं दीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ठंडी चीजें जो भी हैं, अगर ठंडी चीजें जो है थोड़ा सा अवॉइड कर सकती हैं। ठंडी चीजें जैसे अगर आप दही है, अब दही को घर में रूम टेम्परेचर पे जमाएं और दही को रूम टेम्परेचर पे खाएं, ठंडा दही ना अवॉइड करें। अब आइसक्रीम, चॉकलेट, ठंडी चीजें भी अवॉइड करिए। आप जो है प्रॉपर खाना, अगर जो है शुगर है, शुगर के मरीज को तो शुगर वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा अवॉइड करिए। फ्राइड फैटी फूड्स को भी अवॉइड करिए। मोटा मोटा चीजें, अगर ये चपाती है इसके ऊपर इतनी सब्जी डालिए कि नीचे चपाती नहीं दिखनी चाहिए। चपाती कम, सब्जी ज्यादा। उसी तरह प्रोटीन की मात्रा थोड़ी डाइट में बढ़ा दीजिए। मतलब हेल्दी चीजें खानी चाहिए डॉक्टर साहब, और उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो नुकसान देती हैं। ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं दिल्ली से। गुंजन झा अपना सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा नाम गुंजन झा है, मैं द्वारका दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना पेशेंट को कब तक घर में रखना चाहिए और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके बाद हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। जिसका गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है। हेलो जी, हाँ, गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है इसमें कि अगर आपको जो है कोरोना से संक्रमित पेशेंट को पहले 5 दिन जो है वो कोरोना पेशेंट जो है वो अपने वायरस दूसरे को फैला सकता है। तो पहले 5 दिन जो वो मास्क डालेगा वो दूसरे लोगों के लिए है। उसके बाद जो 7 डेज ऑनवर्ड्स, दूसरा हफ्ता जो मास्क होता है, 7 to 14 डेज जो मास्क होता है वो उसके खुद के लिए है, क्योंकि 7 to 14 डेज इज द मोस्ट क्रूशियल वन, कि उसको मल्टी ऑर्गन डैमेज, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, साइटोकाइन स्टॉर्म, ये सब हफ्ते के बाद आते हैं। तो वो हफ्ते के बाद वो मास्क खुद के लिए डालेगा जिससे कि इसको और एक्स्ट्रा वायरस लोड ना हो।
तो दूसरे हफ्ते आपको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। 14 दिन का वक्त बताया जाता है। डॉक्टर अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ आज के अफवाह बनाम हकीकत में फिलहाल इतना ही। इसी तरह आपके लिए जरूरी जानकारी और नए मुद्दे लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।